दस्तक देते रहेंगे। ये किताब एक भाषणों का संग्रह है। ये उन भाषणों का एक संकलन है जो डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी ने सन 1968 से सन 2000 तक विभिन्न सदनों में दिए हैं। इस किताब का संपादन डॉक्टर शिप्रा मिश्र ने किया, जो कि डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र की पुत्र वधू हैं। डॉक्टर मिश्र के भाषणों के संकलन में योगदान रहा डॉक्टर संजीव मिश्र का, जो कि डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के सुपुत्र हैं। इस पुस्तक का प्रकाशन पटना में स्थित डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र आर्थिक अध्ययन संस्थान द्वारा किया गया है। आइए उनके भाषणों पर गौर करने से पहले हम उनके जीवन की घटनाओं के बारे में जानें। अपने कॉलेज के समय से इन्होंने TNB कॉलेज में छात्र सर्वोदय परिषद का गठन किया, जिसके वार्षिक सम्मेलनों में इन्हें लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। जयप्रकाश जी से प्रेरित होकर वे आचार्य विनोबा भावे जी के भी संपर्क में आए और भूदान आंदोलन में सक्रिय हो गए। आचार्य जी के साथ पदयात्रा में डॉक्टर साहब ने भूमिहीन लोगों की दशा को देखा और अंततः अपने परिवार से 1000 एकड़ जमीन भूदान आंदोलन में दान में दिलवाई। भूमि हदबंदी कानून के अंतर्गत इन्होंने अपनी अधिशेष भूमि को भी बिहार सरकार को सौंप दिया। डॉक्टर साहब 1968 में पहली बार स्नातक श्रेणी से बिहार विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए। 1972, 1977, 1980, 1985 और 1990 में जंजारपुर क्षेत्र से ये बिहार विधानसभा पहुंचे। 1972 में पहली बार ये बिहार सरकार में मंत्री बने। 8 अप्रैल 1975 को पहली बार ये बिहार के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए। इसके बाद फिर से 2 बार इन्होंने मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए जनसेवा की। 10 जून 1995 को वे श्री PV नरसिम्हा राव जी के मंत्रिमंडल में ग्रामीण विकास मंत्री बने तथा बाद में कृषि मंत्री रहे। इन्होंने उर्दू भाषा के प्रचार प्रसार के लिए भी अहम भूमिका निभाई। इनके प्रयास से उर्दू भाषा को द्वितीय राजभाषा का दर्जा मिला और इस योगदान के लिए इन्हें लखनऊ की मीर एकेडमी से मीर उर्दू की उपाधि से नवाजा गया। उर्दू भाषा के प्रति इनकी लगन की वजह से विश्व उर्दू सम्मेलन में इन्हें मोहसिन ए उर्दू जैसी महान उपाधि दी गई। इन्होंने मानवाधिकार सुरक्षा मुहैया कराने के लिए अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन करवाया। दलितों, पिछड़ों, महिलाओं, बच्चों, किसानों और छोटे किसानों के उन्मूलन और उत्थान के लिए डॉक्टर मिश्रा की सक्रिय भागीदारी रही। इनके कार्यकाल में ही सन 1980 में पंचायती राज की शुरुआत बिहार में हुई। इससे पहले 1976 में इन्होंने विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों में पहली बार आदिवासी एवं दलितों के लिए आरक्षण सुनिश्चित करवाया। सहकारिता आंदोलन के तहत दलितों और आदिवासियों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से इन लोगों को सहकारिता का सदस्य बनाने के लिए 10 रुपए का हिस्सा सरकार की ओर से दिया जाए। इस प्रक्रिया को सुनिश्चित करने का श्रेय भी डॉक्टर मिश्रा को जाता है। डॉक्टर मिश्रा के कार्यकाल में सभी श्रेणी के किसानों को निजी नलकूप लगाने के लिए उदारतापूर्वक अनुदान दिया गया। शिक्षा के प्रचार प्रसार में भी डॉक्टर मिश्रा का सराहनीय योगदान रहा है। मदरसा के शिक्षकों को सरकारी शिक्षक के भांति वेतन सुविधा भी इनके द्वारा दी जानी सुनिश्चित हुई। डॉक्टर मिश्र के कार्यकाल में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का UGC की स्वीकृति के लिए 2 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए, जिसकी वजह से मिथिला क्षेत्र के छात्रों को शिक्षा ग्रहण करना काफी आसान हुआ। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की संख्या की जांच के लिए मुंगेरी लाल कमीशन का प्रतिवेदन जब इनके मुख्यमंत्री काल में प्रस्तुत हुआ, तब इसे कार्यान्वित करने की स्वीकृति मिली, किंतु चुनावी आचार संहिता के चलते आरक्षण लागू न हो सका। ओछी राजनीति से ऊपर उठकर नेता प्रतिपक्ष रहते हुए भी डॉक्टर साहब ने कर्पूरी ठाकुर आरक्षण नीति का खुलकर समर्थन किया था। इनके समर्थन से पहली बार आरक्षण आयुक्त का पद बना और सभी विभागों में आरक्षण लागू हुआ। डॉक्टर मिश्र की सरकार में पेश हुए बजट में पिछड़ी एवं अत्यंत पिछड़ी जातियों को मिल रही छात्रवृत्ति की संख्या और खर्च में कई गुना इजाफा हुआ। बिहार के औद्योगिकरण के लिए डॉक्टर मिश्र का सहयोग स्मरणीय है। इन्होंने राष्ट्रीय विकास परिषद में इस बात को पुरजोर तरीके से उठाया कि पंचवर्षीय योजनाओं में निवेश और योजना सहायता काफी कम है और इसे पाटने के लिए आंतरिक संसाधन प्राप्त करने होंगे।
इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए बिहार द्वारा प्राप्त खनिज की रॉयल्टी का मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए, किंतु केंद्र सरकार इस बात पर सहमत नहीं हुई। अतः डॉक्टर मिश्रा के अनुमोदन पर खनिज संपदा के मूल्य के आधार पर 1981 में सेस लगाया गया और बिहार सरकार की आमदनी 20 गुना बढ़ी। डॉक्टर मिश्र द्वारा सुझाए गए इसी फॉर्मूले की वजह से झारखंड सरकार की आज हजारों करोड़ों रुपए की आमदनी हो रही है। डॉक्टर मिश्र को बिहार में शिक्षा का प्रणेता कहना कदापि अनुचित न होगा। इनके व्यक्तिगत प्रयासों से कई शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना हुई। डॉक्टर साहब को किताबें पढ़ने और लिखने का काफी शौक था। अपने व्यस्त जीवन में से भी समय निकालकर उन्होंने 23 से ज्यादा पुस्तकें लिखी। उनके द्वारा लिखी गई कुछ खास पुस्तकों के नाम हैं: सार्वजनिक वित्त, लैंड रिफॉर्म्स इन बिहार, कोऑपरेटिव बैंकिंग इन बिहार, इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, माय विजन फॉर इंडियाज रूरल डेवलपमेंट, चिंतन के आयाम और बिहार बढ़कर रहेगा। इन्होंने 40 से अधिक शोध पत्र लिखे हैं। इनके निर्देशन में 20 शोधार्थियों ने अर्थशास्त्र विषय में पीएचडी भी की है। 2008 में कोशी की प्रलयकारी बाढ़ की विभीषिका से ये विध्वलित हो गए और करुणा से भरे डॉक्टर साहब ने बाढ़ से पीड़ित और विस्थापित लोगों के कल्याण कार्य में अपना जीवन लगा दिया और सक्रिय राजनीति से अलग हो गए। डॉक्टर मिश्र आज हमारे बीच नहीं हैं, किंतु विविध विषयों पर उनके विचार हर पीढ़ी को जागृत करते रहते हैं। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं शिक्षा के क्षेत्र में जहां कहीं भी किसी प्रकार की रुकावट सामने नजर आए तो आंखें मूंद कर अगर हम डॉक्टर मिश्र के भाषणों पर विचार करें तो वे रुकावटें धूमिल होती नजर आने लगेंगी। इसलिए मानव कल्याण और देश हित के संदर्भ में डॉक्टर मिश्र के विचार उनके द्वारा दिए गए भाषणों के रूप में सदैव हमारे जीवन में और हमारे मन मस्तिष्क में दस्तक देते रहेंगे। आइए अब उनके कुछ भाषणों और उनके विचारों पर गौर करते हैं। बिहार विधान परिषद में जब 1968 में बजट सत्र चल रहा था, तब डॉक्टर मिश्र के संबोधन से पूरा सदन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। संविधान की धारा 268 से 272 की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए उन्होंने कहा था कि वित्त आयोग को धारा 263 के तहत एक स्थायी संस्था बनाया जाए जो ये देखे कि राज्यों तथा केंद्र के आय के जो स्रोत हैं उनमें क्या सुधार हो सकता है। केंद्र से राज्यों को मिलने वाले अनुदान एवं सहायता की अनुशंसा होने से पूर्व राज्यों की राय भी आवश्यक है। इस व्यवस्था के क्रियान्वयन के लिए केंद्र और सभी राज्यों को सम्मिलित करके एक वित्तीय परिषद का गठन होना चाहिए और लोकतंत्र में योजना आयोग जैसी संस्था की तरजीह समाप्त होनी चाहिए। उन्होंने ऋण लेने के मसले पर केंद्र और राज्यों के बीच जो पारस्परिक मतभेद हैं उसे हल करने के लिए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के गठन की वकालत की थी। कृषि सुधार के लिए उन्होंने किसानों का संगठन बनाने के लिए आवाज उठाई। उन्होंने ये भी कहा कि कृषि सुधार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है भूमि सुधार की। इसके लिए ये जरूरी है कि किसान और बटाईदारों के बीच जो अस्थिरता और संघर्ष की स्थिति है उसमें सरकार हस्तक्षेप करे और उत्पादन मूलक भूमि सुधार की व्यवस्था करे। राज्य में उद्योगों की स्थिति सुधारने के लिए डॉक्टर साहब ने बिहार इंडस्ट्रियल बैंक की स्थापना की सिफारिश की। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए उन्होंने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय में चांसलर के द्वारा वाइस चांसलर का चयन न हो, बल्कि वाइस चांसलर के नाम की सिफारिश के लिए परिषद का गठन होना चाहिए। इससे वाइस चांसलर को बहुमत का समर्थन प्राप्त होगा। हम देखते हैं कि डॉक्टर साहब समय से आगे की सोच रखते थे। उनके द्वारा दिए गए सदन में पहले भाषण को हमने धीरे धीरे हकीकत में बदलते देखा है। 15 दिसंबर 1976 को बिहार विधान परिषद में डॉक्टर साहब ने इस बात को सदन के सामने रखा कि विकास कैसा हो। उन्होंने कहा
कि आर्थिक विकास के लिए राजस्व जरूरी है, अतः बकाया कर की वसूली और ऋण वसूली सख्ती से करनी होगी। कोयले के दाम बढ़े हैं, उसी अनुरूप उसकी रॉयल्टी भी तय करनी होगी। सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करना होगा ताकि ग्रामीण विकास हो। समन्वित विकास के लिए उन्होंने कहा कि न्यूनतम मजदूरी तय हो, कोऑपरेटिव संगठनों का पुनर्गठन हो, साहूकारों द्वारा गरीब किसान को दी जाने वाले मनी लेंडिंग पर रोक लगे और व्यापक रूप से रूरल बैंक खुले। आगे चलकर उनके कहे गए शब्द एक एक करके साकार हुए। 22 जुलाई 1976 को डॉक्टर साहब ने बिहार विधानसभा में एक नए परिवर्तन की नींव रखी, जिसके तहत उनके द्वारा भूमि सुधार के लिए कदम उठाए गए। इस साहसिक निर्णय की वजह से लाखों परिवार आज भी उनका आभार मानते हैं। उन्होंने कहा था, हम समाज में नया परिवर्तन चाहते हैं, भूमिहीनों को जमीन देना चाहते हैं। अब उनको कोई भी जमीन से बेदखल नहीं कर सकता। 26 मार्च 1982 को बिहार विधान परिषद में दिया उनका भाषण आज भी एक मील का पत्थर है, जब उन्होंने लोकतंत्र में विश्वास जताया और विरोधियों को उपलब्धियों से रूबरू कराया। उनका संपूर्ण भाषण पूरे सदन ने सांस रोककर सुना। 23 मार्च 1994 को बिहार विधानसभा में बतौर नेता प्रतिपक्ष दिए गए उनके भाषण में उनका अनुभव झलकता है और नेता विपक्ष होने के बावजूद उनके सुझाव सत्तारूढ़ पार्टी के लिए एक उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। उन्होंने कहा था कि मैंने बिहार की समस्याओं को दलों की सीमा में नहीं बांधा है। बिहार की उन्नति में हमारी कोई राजनीति हो ही नहीं सकती। अगर केंद्र की उपेक्षा होगी तो उसके विरुद्ध हमारी आवाज उठेगी। आपसी कलुष और भेदभाव भुलाकर बिहार की तकदीर संवारने के लिए कंधों से कंधा मिलाकर जुट जाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि सुबह होगी। उनका अर्थशास्त्री मन हमेशा बिहार के लिए बेहतर कल की योजना बनाने में लगा रहता था। उदारवाद पर वो बिहार को एक समर्थ प्रतियोगी बनाना चाहते थे। इसलिए 18 अगस्त 1994 को राज्यसभा में उन्होंने कहा था कि बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए केंद्र सरकार को विशेष रूप से सोचना पड़ेगा। जो उदार आर्थिक नीति के तहत निवेश हो रहा है उसे बिहार में भेजिए, अन्यथा एक बड़ी खाई बनेगी जो देश के लिए खतरे का संकेत होगी। आज जहां दुनिया में प्रतियोगिता मूलक अर्थतंत्र उपस्थित है, वहां भारत को भी उस प्रतियोगिता में खरा उतरने के लिए पूरी तैयारी करनी होगी। आपको कामयाबी तभी मिलेगी जब अपने अर्थतंत्र को इस ढांचे पर चलाएंगे। 8 जुलाई 1993 को बिहार विधानसभा में उन्होंने चारा घोटाले को उजागर करते हुए उस पर आवाज उठाई थी और ये मांग की थी कि दोनों सदनों की कमेटी बने जिससे पूरे मामले की जांच हो। डॉक्टर साहब गांव के स्वावलंबन पर जोर देते थे और चाहते थे कि गांव शहर पे कम से कम आश्रित हों। इसलिए 4 दिसंबर को बिहार विधान परिषद में अपने भाषण में उन्होंने हरित क्रांति और औद्योगिकरण पर जोर दिया था। 14 मार्च 1970 को उन्होंने बिहार विधान परिषद का ध्यान रोजगार की समस्या की ओर आकर्षित किया और कहा कि शिक्षा की जो व्यवस्था आज है वो दोषपूर्ण है, रोजगारी नहीं है। आज देश में शिक्षा किस तरह की होनी चाहिए, इस और विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। देश की शिक्षा रोजगार मूलक हो, प्रशिक्षित होकर जो लोग निकलें वो सही दिशा में और सही काम पर लगे। डॉक्टर साहब को मेरे उर्दू का खिताब मिला था। वे उर्दू को सांप्रदायिक राजनीति से दूर रखकर उसका समुचित विकास चाहते थे। उन्होंने उर्दू के वाजिब हक के लिए कठिन लड़ाई लड़ी थी।
उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार में उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिलाने के लिए 19 दिसंबर 1980 को बिहार विधान परिषद में कहा था कि किसी भाषा से उर्दू का टकराव नहीं है और ना ही होता है। किसी भी भाषा का दूसरी भाषा से टकराव होता भी नहीं है। जब किसी भाषा का किसी भाषा से टकराव होता है तो वो दूषित मनोभावना से प्रेरित होने या किए जाने की वजह से ही होता है। उसे राजनीतिक स्वरूप दिए जाने के कारण ही होता है। इसी विषय पर 16 दिसंबर 1980 को बिहार विधानसभा में डॉक्टर साहब ने कहा था कि हम उर्दू को दूसरी राजभाषा की मान्यता किसी राजनीतिक भावना से नहीं दे रहे। 1985 से पहले तो चुनाव की संभावना भी नहीं है। किसी राजनीतिक पार्टी के लिए चुनाव जीतना या हारना कोई महत्व का विषय नहीं है। महत्वपूर्ण विषय है पॉलिटिकल कमिटमेंट ऑफ सर्टेन आइडियोलॉजी एंड प्रिंसिपल। कुछ सिद्धांतों की प्रतिबद्धता पॉलिटिकल पार्टी के जीवन मरण का सवाल होता है। चुनाव जीतना हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता। 31 जुलाई 1982 को विधानसभा में पीली पत्रकारिता यानी येलो जर्नलिज्म को रोकने के लिए और प्रेस को नियंत्रित या डिसिप्लिन करने के लिए एक विधेयक पारित हुआ था। लेकिन जब डॉक्टर साहब को यह एहसास हुआ कि ये विधेयक जनमत के विरुद्ध है और जनमत से ही जनतंत्र बनता है, तब उन्होंने बड़े साहस के साथ इस विधेयक को वापस लेकर भूल सुधार की। इस संदर्भ में 27 जुलाई 1983 को बिहार विधान परिषद में उन्होंने कहा था, अगर प्रेस में यह भावना हो जाए कि एक्सप्रेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन ढंग से नहीं हो सकती तो यह डेमोक्रेसी के लिए खतरा हो सकता है। इस डेमोक्रेसी को हमने बहुत कुर्बानी देकर पाया है। इसलिए अगर यह भावना बन जाए कि डेमोक्रेसी अनियंत्रित हो सकती है या डेमोक्रेसी कमजोर हो सकती है और फ्री विल ऑफ एक्सप्रेशन नहीं हो सकती, अगर यह भ्रम बन जाए तो हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए। और हम समझते हैं हमको पब्लिक ओपिनियन का विरोध नहीं करना चाहिए। हम समझते हैं कि सरकार के लिए यह भी जरूरी है कि वो जनमत के साथ चले। हम ये महसूस करते हैं कि अपने डेमोक्रेसी की यह बहुत बड़ी विशेषता है और इसके कारण डेमोक्रेसी मजबूत होती जा रही है और डेमोक्रेसी की जड़ नीचे पाताल में जा रही है और कोई भी इस डेमोक्रेसी को जड़ से हिला नहीं सकता है, क्योंकि इस देश में स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन है और पब्लिक ओपिनियन रिएक्ट करती है। हम एक उदाहरण पेश करेंगे कि दोनों सदनों ने जो प्रस्ताव स्वीकृत किया था, राष्ट्रपति जी के यहाँ जो आरक्षित था सहमति के लिए, इस अवस्था में हमने उसको वापस लेकर एक परिपाटी भी बनाई है और लोकतंत्र की रक्षा भी की है। पब्लिक ओपिनियन का हमने रिस्पेक्ट किया है। ये डॉक्टर साहब के कुछ चुनिंदा भाषणों के अंश थे। उन्होंने इनके अलावा अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर विभिन्न सदनों में वक्तव्य दिए हैं, जैसे दल बदल नियम पर, राजनीतिक राग द्वेष पर, मंडल कमीशन की अनुशंसा में क्रीमी लेयर पर, शिक्षकों के लिए एक कल्याण कोष बनाने पर, विश्वविद्यालयों में सुधार पर, विश्वविद्यालयों में आरक्षण पर, या फिर छोटा नागपुर और संथाल परगना की समस्याओं पर। सूची बहुत लंबी है। उनके भाषणों की संख्या बहुत अधिक हो सकती है, लेकिन सभी भाषणों में एक खास बात निखर के आती है और वो है उनके विचारों का बेबाकीपन। सच से उन्होंने कभी भी समझौता नहीं किया, भले ही इसकी वजह से उनको राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ी हो। वो भी एक बार नहीं, कई बार, बार बार। फिर भी ना लोग कभी उनके दिल से दूर हुए, ना ही वो जनमानस से कभी अलग हो सके। दिन बीतते रहेंगे, महीने गुजर जाएंगे, साल बीत जाएंगे, सदियां चली जाएंगी, लेकिन डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी के बेबाकीपन से भरे वक्तव्य जनमानस के दिल में दस्तक देते रहे हैं और हमेशा दस्तक देते रहेंगे। जय हिंद।